आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंटरमीडिएट पॉलिटिकल साइंस के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का परिचय देंगे और नए राष्ट्र की चुनौतियां और राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां क्या थी और भारत विभाजन की प्रक्रिया क्या थी और भारत विभाजन के परिणाम क्या हुए और भारतीय रजवाड़ों का विलय एवं समस्याएं क्या थी जो कि उन्होंने इस भारत में मिले और भारतीय रजवाड़ों को विलय में सरकार का दृष्टिकोण कैसा रहा। हैदराबाद का राजा कैसा था, मणिपुर का राजा कैसा था और कश्मीर का राजा कैसा था और राज्यों का पुनर्गठन। इन सभी चैप्टर को मतलब ये एक ही चैप्टर बल्कि अलग अलग पॉइंट से इसमें जो हम कवर करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। अब हम आपको बताएंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त को 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किए, जिसे डेस्टिनी यानी भाग्य बधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। इसे हिंदी में अगर लिख लीजिएगा तो भाग्य बधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो इस बात पर आम सहमति थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा तथा सरकार समस्त जनता के भले के लिए कार्य करेगी। जब हमारा देश 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के उस गुलामी से, तो ये निर्णय लिया गया बड़े बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे चीज़ें थे, सरदार वल्लभ पटेल या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जितने भी हमारे महापुरुष थे उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भारत का जो सहमति यानी शासन होगा ना वो लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि लोगों का द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है। इसलिए संविधान विवन के लिए कार्य करेगी। भारत बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ था, जिसमें 1947 का साल हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। देखिए 1947 का जो साल था ना वो हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। ठीक है। आपने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का परिचय देखा। अब चलिए हम आपको बताएंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज़ादी के साथ ही भारत को 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय देश के सामने 3 चुनौतियाँ थी। प्रथम चुनौती आपको बता दें कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी। ऐसे ही भारत का निर्माण करना था जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताएं के लिए जगह हो, यानी सारी विविधताएं का मतलब समझ लीजिए सभी समाज के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी सभी के लिए विविधताएं होनी चाहिए। विविधताएं मतलब जगह होनी चाहिए, यानी उनका अधिकार देना चाहिए, उनसे मिलजुल करके सरकार बनेगी। ठीक है। दूसरी चुनौतियां थी कि भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने की थी, यानी भारत में जो शासन व्यवस्था था ना उसको लोकतंत्र के जरिए बनाना था। ठीक है। और तीसरी चुनौतियाँ थी सभी वर्गों के विकास की थी, यानी ये नहीं कहा जाएगा कि आप मुस्लिम हैं या फिर हिंदू हैं या फिर कोई और जाति से आते हैं, सिख ईसाई ये चीज हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं लेना देना है। सरकार को सभी वर्ग यानी सभी जाति को, सभी हिंदू मुस्लिम ये भी धर्म को, सभी को मिला करके सभी का विकास करना, ये 3 चुनौतियाँ उस समय थी। ठीक है। अक्सरली ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सामने कितनी चुनौतियाँ थी आज़ादी के समय। ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है 3 चुनौतियाँ थी। और वही पूछे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही पूछे इनकी जो स्पीच दिए इनकी, तो वो देख लिए ड्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी इंग्लिश में तो ड्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, और इसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये दोनों पूछता है एग्जेक्टिव में, याद रखिए, ख्याल कीजिए। ठीक है। अब चलिए 14 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 को द्विराष्ट्रीय अस्तित्व में आए। द्विराष्ट्र मतलब क्या हुआ बाबू? द्विराष्ट्र मतलब भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अस्तित्व में मतलब आज़ाद हुए।
आए। भारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग की। एक मुस्लिम लीग थी, इसकी स्थापना 1906 में हुआ था। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यानी दो गो राष्ट्र बनने के लिए, यानी कि एक हिंदू बनेंगे, हिंदुस्तान बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग जिन्ना ने कर दी। ठीक है, इसलिए इसे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कांग्रेस के विरोध किया, लेकिन अंतिम में मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार किया गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। देखिए, जब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग की तो उस समय सरकार चल रही थी किसकी जी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, बल्कि अंतिम में मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार किया गया। आखिर करके मुस्लिम लीग थी, जो जिन्ना था उसकी मांग थी, उसको स्वीकार किया गया और पाकिस्तान को भी एक अलग राष्ट्र बना दिया गया। और उस ये भारत से ही पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, इसमें कोई अथी नहीं था, मतलब कि अलग बंटवारा नहीं था। बल्कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो उस समय जिन्ना ने अपनी मांगें रख दी, यानी मुस्लिम लीग ने। अब चलिए, भारत के जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे उसे पाकिस्तान में शामिल किया गया। भारत के पंजाब और बांग्ला क्षेत्र में मुसलमानों का बहुमूल्य था। देखिए, भारत के जिन इलाकों में, यानी जिन जगहों पर, जिन शहरों में या फिर जिन कह लीजिए कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम थे ना, उस संख्या को, उस जगह को पंजाब में थे ज़्यादा से ज़्यादा और पश्चिम बंगाल में थे। ठीक है, क्षेत्र में मुसलमानों का बहुमूल्य बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर मुसलमान। इन क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल किया गया, यानी इसको अलग कर दिया गया कि तुम पाकिस्तान में चल जाओ, ये एरिया पाकिस्तान का होगा। देखिए, यहाँ पर भी पंजाब का इलाका पश्चिम पाकिस्तान कहलाता है। पंजाब का इलाका क्या कहलाता है? पश्चिमी पाकिस्तान। तथा बंगाल का इलाका पूर्वी पाकिस्तान। बंगाल का इलाका को हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब चलिए भारत विभाजन की प्रक्रिया को देख लेते हैं हम। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी का एक कौम का नहीं है। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया, यानी इन मुस्लिम लीग ने कहा ना कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यानी दो गो राष्ट्र बनना चाहिए। कितना? एक पाकिस्तान, एक भारत। तो इन्होंने कहा कि तर्क दिया, यानी तर्क मतलब दिया, कहा भारत किसी एक कौम का नहीं है, मतलब एक गो राष्ट्र नहीं है, इसको बांट भी सकते हैं, बांटा जाएगा। अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौम का देश है, यानी हिंदू और मुसलमान में इन्होंने विभाजन कर दिया। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुमूल्यों को बनाया गया। देखिए, भारत का जब विभाजन हुआ ना, तो उस समय उसका जो आधार बना वो धार्मिक बना दिया गया, क्योंकि हिंदू किसी और धर्म से आते हैं और मुस्लिम किसी और धर्म से आते हैं। इसी में क्या हुआ, इसका विभाजन हो गया। तुम मुसलमान हो तो पाकिस्तान में चले जाओ, तुम हिंदू हो तो हिंदुस्तान में आ जाओ। ठीक है, अब देखिए, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। देखिए, उन लोगों को जो संख्या था ना, संख्या उसके आधार पर दो चीज़ें मिला दी गई, चीज़ें नहीं मतलब आधार पर पाकिस्तान दो इलाके पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान, इसके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। ठीक है, मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाके पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर कारण ये हुआ कि बहुत से इलाका पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जो एकदम मुसलमान थे, फिर भी वो अपने हिंदुस्तान को बंटवारा नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनकी एक भी नहीं चली और आखिर करके हिंदुस्तान का बंटवारा हो ही गया। जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते, बाबू एजेक्टिव में ही याद रख लो, VVI क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान, या फिर अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम उपनाम क्या है, तो सीमांत गांधी एडजेक्टिव में आता है, के नाम से जाना जाता है। वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि बंटवारा करने से कोई चीज़ नहीं मिलेगी और न ही होगी। तो उनकी बातों को कोई सुना नहीं और आखिर करके हमारा देश दो कौम में विभाजन हो गया, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश इंडिया के मुसलमान, ब्रिटिश
इंडिया के मुसलमान बहुल प्रांत पंजाब और बंगला में अनेक हिस्से में बहुसंख्या गैर मुसलमान आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले यानी उनसे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। भारत विभाजन के केवल धार्मिक के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के लिए अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस थे। उनका क्या होगा, कल से पाकिस्तान का नागरिक होंगे या भारत के। देखिए, कहने का मतलब कि हिंदू और मुसलमान, ठीक है, बाकी सिख ईसाई इन सबों की संख्या बहुत कम थी। ये लोग सस्पेंशन में पड़ गए थे, कन्फ्यूजन में पड़ गए थे। इन लोगों का, हिंदुओं का तो ज़्यादा है, मुसलमानों का ज़्यादा है, तो हिंदुस्तान में एक चले जाएंगे हिंदू और पाकिस्तान में चले जाएंगे मुस्लिम, बल्कि हम लोगों का क्या होगा। इसी बात को ले देखिए, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम, ठीक है। ये लोग कन्फ्यूज में थे। देखिए, अब यहाँ पर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत आप देख लीजिए। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने पेश किया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग किसने की था बाबू, तो मुस्लिम लीग ने। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को पेश कौन किया, तो मुस्लिम लीग ने। इस सिद्धांत के अनुसार भारत एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कौम का देश है, इसलिए दो अलग अलग देशों की मांग की गई, जिसमें से पहला देश था भारत, जो कि एक हिंदू राष्ट्र बना, तथा दूसरा देश था पाकिस्तान, जो कि इस मुस्लिम राष्ट्र बना। अगर पूछे कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, पूरा डिटेल भी दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे शुरुआत हुआ मुस्लिम लीग ने 1906 में, जिन्ना ने, इस सारी चीज़ें अपने से भी मिला कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों में अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देश के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुसलमान दंगे भड़क उठे। देखिए, जब तक हमारा देश अभी विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले हिंदू मुस्लिम के दंगे फैल गए। हिंदू मुसलमानों को भगाने लगे और मुसलमान हिंदुओं को भगाने लगे। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत लंबी कहानियाँ। पश्चिम बंगाल में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुसलमान लोगों को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूरी पंजाब या भारत आना पड़ा। इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। जब ये दंगा फैला, जब ये आवाज़ें उठी कि अब पाकिस्तान अलग होगा, हिंदुस्तान अलग होगा, तो इसमें देखिए, जो बांटा गया था कि ये पाकिस्तान का एरिया है, ये हिंदुस्तान का है, वहाँ से लोगों ने अपनी घर बार, ज़मीन जायदाद, सारे चीज़ें छोड़ करके अपने हिंदुस्तान में आए, और यहाँ के लोग, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सारी चीज़ें छोड़ करके वो पाकिस्तान में गए, ठीक है। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा, संपदा मतलब संपत्ति, संपदा मतलब संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों को पुनर्वास की समस्या मिली। देखिए, जब आज़ादी हुआ उस समय भारत को ये समस्या आ गई कि शरणार्थी मतलब दूर से आए हुए उनको शरण देना, रहने के लिए जगह देना, जिससे ही शरणार्थी के पूर्णवास यानी आवास की समस्या मिली। समस्या हो गई भाई, कहाँ रखा जाए इन लोगों को। लोगों के पूर्णवास को बड़े ही स्वयं ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। शरणार्थियों को पूर्णवास के लिए सर्वप्रथम एक पूर्णवास मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। अब देखिए, भारत के विभाजन के परिणाम, परिणाम मतलब क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट आया। विभाजन हुआ तो देखिए, लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना, सीमा पार जाना पड़ा, पहला। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा, दूसरा, ठीक है। तीसरा, अमृत और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हो गए। सांप्रदायिक दंगे मतलब अपने ही संप्रदाय में, अलग अलग संप्रदाय में एक तरीका से नहीं, बल्कि वो उनको नहीं देखना चाहते थे, वो उनको नहीं देखना चाहते थे, मतलब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो गए। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा।
देखिए उनको अगर मान लीजिए कि वो पाकिस्तान एरिया में पढ़ रहे थे, वो हिंदू थे, तो उनको हिंदुस्तान में आने पर उन्हें शरणार्थी यानी जो शिविर बनाया गया था रहने के लिए, उनको उनमें मजबूरन रहना पड़ा। मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं, आपको यहाँ से कह दिया जाए कि आप चले जाइए, तो अब दूसरा जगह घर तो एक बार नहीं बनेगा। जब तक सरकार आपको कुछ रखने के लिए जगह बने, वहीं पर रह करके आपको गुजारा करना पड़ेगा। ठीक वैसे हैं, औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा। देखिए अगवा मतलब कहा जाता है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ और जबरन शादी कर लिया। जैसे जैसे कि लोगों मुसलमान यहाँ के अथी से शादी हो गया, यहाँ के वहाँ से शादी हुआ, ऐसा मतलब होता है धर्म बदला। मतलब हिंदू थी तो मुसलमान हो गई, मुसलमान थी तो हिंदू हो गए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर शादी होने के बाद आपको बदलना ही पड़ेगा। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की घर की बहू बेटियों को ही मार डाला। देखिए जो अपने इज्जत को बचाना चाहते थे वो अपने ही बहू बेटियों को मार डाला, क्योंकि इनके साथ और लोग दुष्कर्म भी कर सकते हैं या फिर जबरन शादी भी कर सकते हैं या फिर उनको धर्म भी बदलना पड़ा। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये सब ना हो, इसलिए उन्होंने अपने ही बहू बेटियों को अपने ही हाथ उन्हें मार डाला। कई मामलों में अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइप राइटर एवं पुलिस के भी बंटवारे हुए। देखिए संपदा मतलब हमने कहा कि संपत्ति, वही चीज़ है यहाँ पर बता रहा है कि वित्तीय संपदा संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर जो टाइपिंग करने वाला होता है ना, और पुलिस भी जो थी उसका भी बंटवारा हुआ। 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पार आना पड़ा और 5 से 10 लाख ने अपनी जान गंवा दी। इसी पर हम आपको समाप्त करते हैं। कल आपको पढ़ाएंगे अगले बार इसी चैप्टर का कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर आपको समझाएंगे कि आप कैसे एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ये जो चीज़ें थी हमने आपको पढ़ाएं, वो आपको अपने भाषा में लिखा गया एक नोट्स है, जिससे आप पढ़ करके अच्छे से रिजल्ट लाइएगा।